ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र पाठक, हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन के अंतर्गत विधेयवादी इतिहास दृष्टि पर बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप विधेयवाद की अवधारणा को समझ सकेंगे, तेन के विधेयवादी दर्शन से परिचित हो सकेंगे और इसके साथ ही साहित्य के इतिहास लेखन की विधेयवादी दृष्टि से भी परिचित हो सकेंगे। विधेयवाद ऐसा दर्शन है जिसमें तार्किक और गणितीय पद्धत तथा ऐन्द्रिक अनुभवों को आधिकारिक ज्ञान के अनन्य स्रोतों के रूप में देखा जाता है। यह दर्शन और कविता के बीच आधुनिक बहस की एक परिणति भी है। इतिहास दर्शन के अंतर्गत विधेयवाद के प्रवर्तन का श्रेय अगस्त्य कामते को है। इससे पूर्व इतिहास दर्शन और विज्ञान को बिल्कुल अलग अलग अनुशासन के रूप में देखा जाता था। विधेयवाद के अंतर्गत अगस्त्य कामते ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया था कि हर प्रामाणिक ज्ञान वास्तविक प्रमाण पर आधारित होता है और प्रत्येक प्रामाणिक ज्ञान में यह दावा अंतर्भूत होता है कि अंतिम रूप से स्वीकृत ज्ञान विज्ञान ही होता है। यूरोप में 17वीं-18वीं सदी में सांस्कृतिक प्रबोधन आंदोलन के बुद्धिजीवियों ने परंपरा की जगह तर्क और व्यक्तिवाद पर सर्वाधिक जोर दिया। बुद्धिजीवियों का लक्ष्य परंपरागत विश्वास को तर्क के आधार पर चुनौती देकर समाज का पुनर्निर्माण करना था। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर इनका ज़्यादा जोर था। अगस्त्य कामते ने विधेयवाद की व्याख्या सर्वप्रथम सन 1830 से 1842 के बीच प्रकाशित अपनी पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में श्रृंखलागत रूप में प्रस्तुत किया था। बाद में ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म पुस्तक में कामते के विचारों का विस्तार देखने को मिलता है। यह पुस्तक सर्वप्रथम फ्रेंच में सन 1848 में प्रकाशित हुई। बाद में सन 1865 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इन किताबों में विधेयवादी प्रवृत्ति का विकास दिखाई देता है। सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए विधेयवाद की आवश्यकता पर जहां अगस्त्य कामते ने विचार किया, वहीं साहित्य के इतिहास दर्शन में विधेयवाद का प्रादुर्भाव हिप्पोलित एडोल्फ तेन के प्रभाव से हुआ। विधेयवाद पर विचार करते हुए हमें कामते और तेन दोनों के विचारों को देखना होगा। तेन फ्रांसीसी साहित्य के एक प्रमुख आलोचक और इतिहासकार थे। फ्रांसीसी यथार्थवाद पर तेन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। साथ ही तेन समाजशास्त्री विधेयवाद के प्रमुख सिद्धांतकार और इतिहास दर्शन मूलक आलोचना के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन तेन के साथ ही शुरू हुआ माना जाता है। तेन का विशेष महत्व कला एवं साहित्य के अध्ययन तथा विश्लेषण के लिए उनके द्वारा बताई गई पद्धति के कारण है। तेन ने इस संदर्भ में 3 चीज़ों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। पहली प्रजाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने की धारणा उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों से अनुशासित होती है। तेन के इस सिद्धांत का गहरा असर
उनके समकालीन पाश्चात्य साहित्य पर भी दिखाई देता है। एमिल जोला मोपासां की रचनाओं पर तेन के विचारों का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। तेन का विधेयवादी दर्शन प्रजाति, क्षण और वातावरण के आधार पर साहित्य का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करने वाला विवेचन है, एक पद्धति है। यहाँ पर यह विचार करना आवश्यक है कि विधेयवादी दर्शन के अंतर्गत जाति, वातावरण एवं क्षण का तात्पर्य क्या है। तेन के इन 3 शब्दों या पदों के सूत्रीकरण के पीछे असल संदर्भ क्या थे। विधेयवादी दर्शन के अंतर्गत तेन ने यह माना कि कोई भी साहित्य उसके रचनाकार के वातावरण से ही जन्म लेता है, इसलिए उस वातावरण का विश्लेषण हमें उस रचे गए साहित्य को समझने में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। तेन ने विधेयवादी दर्शन के अंतर्गत प्रजाति शब्द का प्रयोग किसी धार्मिक या क्षेत्रीय समुदाय के विशिष्ट अर्थ में नहीं किया है। तेन ने प्रजाति शब्द का प्रयोग उस सामूहिक सांस्कृतिक स्वभाव के रूप में किया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अचेतन रूप से संचालित होता है। ऐसे में वह क्या है जो इस सामूहिकता से किसी व्यक्ति को अलग करता है। तेन के अनुसार वह क्षण होता है, एक विशेष परिस्थिति होती है जो किसी व्यक्ति के स्वभाव को बनाती है या फिर बिगाड़ती है। तेन के इस क्षण को परिभाषित करते हुए जॉनिस मुलर ने अपने प्रसिद्ध लेख इज आर्ट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एज में लिखा है कि व्यक्ति का संचित अनुभव ही क्षण है। तेन की क्षण संबंधी अवधारणा युगबोध से ज़्यादा मेल खाती है। तेन ने प्रजाति की धारणा को बहुत महत्व दिया। वे प्रजाति के अंतर्गत व्यक्ति की सहज तथा वंशानुगत विशेषताओं, मानसिक बनावट और शारीरिक संरचना आदि की चर्चा करते हैं। उन्होंने आर्यों का उदाहरण देते हुए लिखा है कि एक प्रजाति यद्यपि देश काल की दृष्टि से दूर दूर फैल जाती है, फिर भी उसमें कुछ समान विशेषताएं मिलती हैं। फाउंटेन पर लिखे अपने निबंध में उन्होंने लिखा है कि किसी प्रजाति की चरित्रगत विशेषताएं जलवायु, मिट्टी और इतिहास की महान घटनाओं की उपज होती हैं। चरित्र की बुनियादी विशेषताएं प्रजाति की विशिष्ट चेतना और सौंदर्यानुभूति में प्रकट होती हैं। प्रजाति चरित्र के अनुसार ही सौंदर्य के आदर्शों का विकास होता है। 17वीं शताब्दी के फ्रांस में फाउंटेन, पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड में शेक्सपियर और हमारे समय के जर्मनी में गेटे इसी प्रक्रिया की देन है। एक शक्ति के विकास के अतिरिक्त प्रतिभा और क्या है, और वह शक्ति अपने देश में ही सहजता और पूर्णता से विकसित होती है। वहाँ प्रतिभा शिक्षा से बढ़ती है, इतिहास के दृष्टांतों से शक्ति अर्जित करती है, जाति चरित्र सुदृढ़ बनाती है और जनता से उसे कभी कभी चुनौती भी मिलती है। तेन ने प्रजाति की धारणा की व्याख्या में अपने समकालीन वैज्ञानिक डार्विन के चिंतन से भी मदद ली है। वे प्रजाति की चेतना और चरित्र की विशेषताओं से ही उसके इतिहास, कला, दर्शन आदि का कारक मानते हैं। तेन की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा है वातावरण या परिवेश की अवधारणा। वातावरण से तेन का आशय मुख्यतः प्राकृतिक परिवेश है, लेकिन उसके अंतर्गत वे सामयिक परिवेश को भी शामिल करते हैं। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में मनुष्य अकेला नहीं होता, उसके चारों ओर प्रकृति भी होती है, समाज भी होता है। उसकी आदिम प्रवृत्तियां तथा प्रजातिगत विशेषताएं भौतिक सामाजिक परिस्थितियों, घटनाओं आदि से प्रभावित होती हैं, कभी पुष्ट होती हैं, कभी बदलती हैं। उन्होंने मानव स्वभाव और प्राकृतिक परिवेश के बीच कार्य कारण संबंध बिठाने की कोशिश की और उसके आधार पर साहित्य की विशेषताओं की व्याख्या की है। तेन का मानना है कि यूनान और रोम के विशिष्ट प्राकृतिक परिवेश से
वहाँ के निवासियों का स्वभाव बना है और उसी स्वभाव की अभिव्यक्ति उनकी संस्कृति, कला और साहित्य में हुई है। ऐसे प्रसंगों में वे कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए बार बार प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान की भी मदद लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य समाज की स्थिति भी लगभग वनस्पतियों के समान होती है। एक ही मिट्टी, पानी और तापमान से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पैदा होते हैं। उनके विकास में एक क्रम, एक व्यवस्था होती है, पूर्वापर संबंध भी होता है। लेकिन जब भी प्राकृतिक परिवेश और साहित्यिक विशेषताओं के बीच कार्य कारण संबंध देखने लगते हैं तब वे प्रायः सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति उनके अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जगह जगह दिखाई देने लगती है। इसी संदर्भ में मैनेजर पांडे का यह कहना ठीक लगता है कि उनका वस्तुवाद भाववाद की गोद में जा बैठता है। तीर की तीसरी धारणा क्षण का विश्लेषण करते हुए मैनेजर पांडे ने लिखा है कि इस धारणा के मूल में युग चेतना का विचार है, जो उस समय जर्मनी और फ्रांस के चिंतन में जगह जगह मिलता है। तीन के अनुसार एक युग में कुछ प्रधान विचार होते हैं, उनका एक बौद्धिक सांचा होता है जो पूरे समाज के चिंतन को प्रभावित करता है। हर युग में मनुष्य की एक परिकल्पना या अवधारणा होती है। मनुष्य की यह परिकल्पना आदर्श का रूप धारण कर लेती है, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप में वीर और पुजारी तथा आधुनिक काल में दरबारी और वाक्पटु। युग के प्रधान विचार का प्रसार जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है, व्यवहार में और चिंतन में। एक लंबे समय के बाद ऐसे विचार का धीरे धीरे ह्रास होता है और कोई नया विचार विकसित होकर प्रधान विचार बन जाता है। यह दूसरा विचार पहले से जुड़ा होता है, साथ ही वह राष्ट्रीय प्रतिभा और समकालीन परिवेश से जुड़कर नए प्रकार के चिंतन और सृजन को प्रेरणा देती है। यद्यपि टेन ने युग प्रधान विचार को विचारधारा नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने उसकी जैसी व्याख्या की है वह विचारधारा की धारणा के करीब है। यही नहीं, वह गुलमान की विश्व दृष्टि की धारणा का भी पूर्वाभास कराती है। उनकी क्षण की धारणा में संस्कृति और साहित्य की परंपरा की धारणा का भी समावेश है। उसमें परंपरा तथा समकालीनता, राष्ट्रीय प्रतिभा तथा समकालीन सामाजिक संदर्भों के बीच के संबंध से संस्कृति, कला तथा साहित्य के विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत भी। टेन के विधिवादी दर्शन का फ्रांस के बौद्धिक संस्कृति और साहित्य पर व्यापक प्रभाव था। टेन का फ्रांस के महान लेखक एमिल जोला के साथ भी विशेष संबंध था। एमिल जोला के यथार्थवादी उपन्यासों पर टेन के प्रभाव को एकमत से स्वीकार किया जाता है। टेन का प्रभाव विभिन्न देशों के राष्ट्रीय साहित्यिक आंदोलनों पर पड़ा। टेन के सिद्धांतों को आधार बनाकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रत्येक देश की अपनी पृथक साहित्यिक विशेषताएं होती हैं और इसी कारण साहित्य के इतिहास में उन देशों के साहित्य का अपना विशेष महत्व और स्थान होता है। बाद में उत्तर आधुनिक चिंतकों ने भी टेन की जाति, वातावरण, क्षण संबंधी अवधारणा का किंचित बदले हुए अर्थों में साहित्य और सामाजिक इतिहास के संबंध को विश्लेषित करने के क्रम में प्रयोग किया। जैसे आलोचक जॉन चैपल ने अपनी अवधारणा समन्वित इतिहास को स्पष्ट करने के लिए टेन की अवधारणा का प्रयोग किया था। आप सब जानते हैं कि महान दार्शनिक नीत्शे के साथ भी टेन का पत्र व्यवहार था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड एविल में टेन को द ग्रेटेस्ट लिविंग हिस्टोरियन की संज्ञा दी। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार स्टीफन ज्वेइग ने टेन पर अपना मशहूर शोध प्रस्तुत किया, द फिलॉसफी ऑफ हिप्पोलिट टेन नाम से। अब हम विधिवादी दृष्टि की दिशाओं पर बात करेंगे। विधिवाद के आलोचकों का मानना था कि जाति, वातावरण और
क्षण की अवधारणा कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता का अध्ययन करने में अपर्याप्त है, जबकि कलाकार की व्यक्तिगत निष्ठा और विशेषता स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता थी। 3 का विधेयवादी दर्शन, जिसमें सामाजिक पहलू पर ज़्यादा बल है, वह इसी स्वच्छंदतावाद के विरोध में आया हुआ दर्शन है। यहाँ तक कि एमिल जोला, जो तेन का बेहद एहसानमंद था, ने भी तेन के इस दर्शन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक कलाकार की निजी प्रकृति भी उसे विशिष्ट कलाकार बना सकती है। कलाकार का वह वातावरण या देशकाल हमेशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होता जिसमें उसकी सामान्य विचार पद्धति का विकास होता है। जोला ने अपने स्तर के समर्थन में फ्रांस के ही उस समय के महान कलाकार एडवर्ड मोनित का उदाहरण दिया था। फ्रांसीसी इतिहासकार और आलोचक गुस्तावे लॉन्सन का मानना था कि जाति, वातावरण, क्षण प्रतिभा को तय करने वाले कारक नहीं हैं। उनके अनुसार तेन ने जितने बेहतर ढंग से सामान्य स्तर को व्याख्यायित किया है, उस तरह महानता की व्याख्या नहीं कर पाए। एक दूसरी तरह की आलोचना भी तेन के विधेयवादी दर्शन की हुई है। इस आलोचना की मूल चिंता तेन की तीनों अवधारणाओं में मौजूद संभावित फिसलन और वैज्ञानिक आधार पर केंद्रित थी। ऑस्ट्रिया के शैली वैज्ञानिक लियो स्पाइजर ने जाति, वातावरण और क्षण के आपसी अवधारणात्मक संबंध पर ही सवाल उठाया था। उनका मानना था कि इन तीनों अवधारणा के बीच का कोई आपसी संबंध ही स्पष्ट नहीं है। वे क्षण को गैर जरूरी ढंग से बाकी अवधारणाओं के साथ शामिल किया गया मानते थे। तेन कला तथा साहित्य के दार्शनिक, इतिहासकार और आलोचक थे। इस सदी के इतिहास लेखन में विधेयवादी दृष्टि, आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति और साहित्य के समाजशास्त्र में अनुभववादी दृष्टिकोण का विकास उनके चिंतन से गहरे में प्रभावित है। उनकी आलोचना खूब हुई। जर्मनी के एक दार्शनिक विलियम डेल्फे ने सन 1883 में यह स्थापना दी थी कि एक वैज्ञानिक एक घटना की व्याख्या उसके कारण भूतपूर्व घटनाओं के द्वारा करता है, जबकि इतिहासकार संकेतों या प्रतीकों में उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। समझने की यह प्रक्रिया अनिवार्यतः वैयक्तिक और आत्मनिष्ठ भी होती है। तेन के दर्शन की आलोचनाएं तरह तरह से होती रही। रूपवादी उनकी आलोचना इसलिए करते हैं कि तेन साहित्य के विवेचन में सामाजिक संदर्भ पर जोर देते हैं, लेखक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं और रचना में सामाजिक सत्य की खोज करते हैं। अनुभववादियों को तेन की आलोचनात्मक दृष्टि पसंद नहीं आती। मार्क्सवादियों ने तेन की पद्धति में मौजूद सरलीकरण और यांत्रिकता की आलोचना करते हुए भी उनका सहानुभूतिपूर्वक मूल्यांकन किया है। रूसी विचारक प्लेखनोव ने तेन के चिंतन में भौतिकवाद और भाववाद के अनमिल मिश्रण की आलोचना करते हुए कला और साहित्य संबंधित चिंतन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना की है। अगस्त काम्ते ने जिस चिंतन धारा का आरंभ किया था, तेन में उसका विकास दिखाई पड़ता है। अध्ययन की जिस चिंतन धारा का सूत्रपात काम्ते ने सामाजिक इतिहास के अध्ययन लेखन के लिए किया था, तेन ने उसे साहित्य इतिहास दर्शन तक लेकर आने का काम किया। तेन विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी इतिहास दर्शन से जोड़ते हैं। तेन का दृष्टिकोण ऐतिहासिक था, पद्धति वैज्ञानिक थी और उनके चिंतन के केंद्र में उनका अपने समय का समाज था। विधेयवादी इतिहास दृष्टि ने दुनिया भर के साहित्य इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। तेन ने प्रजाति, परिवेश और युग को साहित्य के विकास का कारक माना था, लेकिन जब वे कार्य कारण संबंध की खोज करने लगते हैं तब कभी प्रकृति विज्ञान की प्रणाली में फंस जाते हैं और कभी सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं। असल में विधेयवादी प्रणाली में
असंबद्ध तथ्य एकत्र किए जाते हैं। उसमें अंतर्व्याप्त मान्यता यह रहती है कि साहित्य की व्याख्या भौतिक विज्ञानों की प्रणालियों से कार्य कारण मीमांसा के द्वारा और बहिर्भूत निर्धारक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। विधिवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता और निश्चयात्मकता जैसे सामान्य वैज्ञानिक आदर्शों के अनुकरण का प्रयास भी है। इसके साथ ही कार्य कारण संबंध और उद्गम के अध्ययन के द्वारा भौतिक विज्ञान की प्रणालियों के अनुकरण की चेष्टा भी थी, जो किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्देश को युक्तिसंगत ठहराती थी, बशर्ते कि वह तिथिक्रम पर आधारित हो। अधिक संकीर्णता से विभरित होने पर वैज्ञानिक कार्य कारण पद्धति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित कर किसी साहित्यिक विशेषता की व्याख्या करते थे। कुछ विद्वानों ने साहित्यिक अध्ययन में विज्ञान की परिमाण मूलक प्रणालियों को भी समाविष्ट करने की कोशिश की थी। वे आंकड़ों और तालिकाओं की सहायता से साहित्यिक अध्ययन को शास्त्रीय बनाना चाहते थे। विद्वानों का एक ऐसा भी दल था जिसने साहित्य के विकास के सूत्रों के निर्धारण के लिए बड़े पैमाने पर प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों को व्यवहार किया था। इस प्रकार साहित्य के अध्येता वैज्ञानिक बन गए थे। क्योंकि उन्हें इस एक अनिर्धारणीय पदार्थ का अध्ययन करना था, इसलिए वे निकृष्ट और अयोग्य वैज्ञानिक सिद्ध हुए। वे अपने विषय और प्रणालियों के बारे में सशंक बने रहते थे। 19वीं शताब्दी में विधेयवाद का साहित्य इतिहास लेखन के लिए एक प्रणाली के रूप में यूरोप में बहुत प्रचार था। माना जाता है कि हिंदी में इतिहास लेखन के लिए इस प्रणाली के उपयोग का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। साहित्य के इतिहास को प्रवृत्तियों के आधार पर युगों में बांट कर देखना, युगीन परिवेश के प्रभाव एवं साहित्य के सामाजिकता की खोज ग्रियर्सन को हिंदी में विधेयवाद का प्रवर्तक इतिहासकार बनाता है। इसी कारण तुलसी का काव्य कौशल उन्हें बेहद प्रभावित करता है। ग्रियर्सन कवियों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का वर्णन तत्कालीन परिवेश के आधार पर करते हैं और इसी आधार पर उनकी साहित्यिकता का निर्धारण भी करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कार्य कारण के संबंध निर्धारण को इतिहास लेखन के लिए आवश्यक मानते हैं। इसी कारण उन्हें कृष्ण क्राइस्ट के भारतीय अवतार जान पड़ते हैं और भक्ति आंदोलन की प्रेरणा के रूप में उन्हें ईसाइयत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर विधेयवाद का प्रभाव जिस इतिहासकार पर सर्वाधिक दिखाई पड़ता है वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यापक रूप से अपने इतिहास लेखन के लिए विधेयवादी प्रणाली का प्रयोग किया है। विधेयवादी प्रणाली का इतिहासकार एक और साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करता है, फिर वह तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और अंततः सामाजिक जीवन और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापना का प्रयास करता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में यही पद्धति अपनाई है और साहित्य को तत्कालीन जीवन की छाया के रूप में देखने दिखाने का आयोजन किया है। इस तरह ऊपरी धरातल पर सामाजिक जीवन और साहित्य का संबंध स्थापित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए साहित्य के इतिहास की परिभाषा पर गौर कर सकते हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास पे लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। वातावरण और क्षण की अवधारणा का स्पष्ट प्रभाव शुक्ल जी की इस परिभाषा में दिखाई पड़ता है। प्रजाति के रूप में जनता स्पष्ट रूप में मौजूद है। टेन ने भी प्रजाति शब्द का इस्तेमाल सामूहिक सांस्कृतिक स्वभाव के रूप में ही किया है। शुक्ल जी जिस प्रतिबिंबन की बात करते हैं
तीन के विधेयवाद में वही क्षण है। तीन के यहाँ क्षण व्यक्ति एवं समुदाय का संचित अनुभव ही है। इसी कारण कई विद्वानों ने तीन के क्षण को युगबोध कहना ज़्यादा उचित समझा है। वातावरण या परिवेश के बदलने से साहित्य के स्वरूप के बदलने का स्वीकार शुक्ल जी की इस महत्वपूर्ण परिभाषा में दिखाई पड़ता है। विधेयवाद का सामाजिकता पर विशेष जोर था। पहले भी चर्चा की गई है कि तीन का विधेयवादी इतिहास दर्शन स्वच्छंदतावाद के विरोध में आया था। विधेयवाद में यथार्थपरक अभिव्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यह भी एक कारण था कि शुक्ल जी छायावाद को सहज रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर पाए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आविर्भूत छायावाद पर पश्चिम के स्वच्छंदतावाद का प्रभाव स्पष्ट था। आचार्य शुक्ल मानते थे कि उसकी जो आत्मा है छायावाद की वह स्वच्छंदतावादी कवियों से आई है और उसका जो रूप है, उसका बाहरी जो ढांचा है वो फ्रांस के प्रतीकवादियों से आई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यक्तिवादिता, प्रकृति चित्रण और कल्पना का प्रयोग इस युग की विशेषता थी। विधेयवादी चिंतन इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता। विधेयवाद रूप पक्ष से ज़्यादा वस्तु पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है। इसका विभाव शुक्ल जी को छायावाद के अस्वीकार का एक कारण दे देता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और जो पीछे छायावाद कहलाया वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमिका तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। याद रखिए कि समन्वित विशाल भावनाएं, इस पर विधेयवाद का विशेष बल होता है कि उपेक्षा के कारण छायावाद शुक्ल जी को विशेष उम्मीद नहीं जगा पाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या पर भी विधेयवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। जहाँ भी इस्लाम के आगमन को भक्ति आंदोलन के उदय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, यहाँ विधेयवाद के कार्य कारण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। विधेयवाद तथ्यों के पूर्ण रूपेण संकलन के बाद किसी घटित घटना के पीछे स्पष्ट कारण की खोज करता है। इतिहास में घटी किसी घटना के पीछे कोई तात्कालिक कारण नहीं होता। इतिहास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विधेयवादी दृष्टि साहित्य के इतिहास लेखन के क्रम में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में सामने आई। लेकिन उनकी जो सीमाएं हैं वह भी विचार करने लायक हैं। समाज को एक ठोस इकाई के रूप में देखने की जो पद्धति है विधेयवाद की, वह कई बार संदेह के दायरे में आती है। विधेयवादी दृष्टि पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज के अनेक स्तर होते हैं, उसके अपने अंतर विरोध होते हैं। उन अंतर विरोधों पर विचार करना होता है। एक ही युग में उन पर परिस्थितियों का दबाव अलग अलग प्रकार का होता है, उसका प्रतिफलन भी अलग अलग रूप में दिखाई देता है। इसलिए देखा जाता है कि एक ही युग के साहित्य में विविधता विद्यमान है। एक ही युग के साहित्य में हमें कई तरह की प्रवृत्तियाँ एक ही साथ दिखाई दे जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ एक दूसरे की सहायक भी हो सकती हैं और परस्पर विरोधी भी। तुलसी और केशव एक दूसरे के समकालीन हैं, पर दोनों की कविता का स्वर एक नहीं है। दोनों की जीवन दृष्टि में भी अंतर है।
तुलसी की कविता में जहाँ जनमानस बोलता है, वहीं केशव का काव्य काव्यशास्त्रीय जटिलताओं से उत्प्रोत है। एक का काव्य उसे लोक मंगलकारी बनाता है, तो दूसरे का काव्य उसे कठिन काव्य का प्रेत। इसी प्रकार तुलसी और कबीर के बीच भी पर्याप्त भेद है। यद्यपि दोनों कवियों की कविता का लक्ष्य समाज कल्याण है, तथापि दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। दोनों कवियों में युग का उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना सामाजिक स्तर का। इसलिए लक्ष्य एक होते हुए भी दोनों की जीवन दृष्टि अलग है और कभी कभी तो परस्पर विरोधी भी प्रतीत होती है। जिन इतिहासकारों ने विधेयवादी प्रणाली का उपयोग करते हुए युगीन वातावरण को तो देखा, लेकिन एक ही युग की विभिन्न अंतरधाराओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वे कई जगहों पर संबंध स्थापन में धोखा खा गए। विधेयवादी प्रणाली में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्व दिए जाने के बावजूद कई बार व्यवहार के स्तर पर इसका अभाव दिखाई देता है। तत्कालीन परिवेश या युगीन परिस्थिति के प्रभाव को ही विधेयवादी इतिहासकार ज़्यादा महत्व देता दिखाई पड़ता है। किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति के पीछे एक दीर्घकालीन परंपरा होती है जो धीरे धीरे ही प्रकाश में आती है। इसलिए किसी भी साहित्य के विचरण में जितना महत्व युगीन परिस्थिति का होता है, उतना ही उसके इतिहास का, उसकी दीर्घकाल से चली आ रही परंपरा का भी होता है। इसी दृष्टि के अभाव में ही हिंदी साहित्य के कई इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना और रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना के पीछे दरबारी मनोवृत्ति को प्रधान कारण माना। इसी तरह छायावादी काव्य आंदोलन को द्विवेदी युग के विरोध स्वरूप आया हुआ माना गया और प्रगतिवादी काव्य आंदोलन को छायावाद और प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को प्रगतिवाद के विरोध में आया हुआ माना गया। इस तरह के इतिहास लेखन की प्रणाली में अधूरी सच्चाई ही सामने आती है, क्योंकि तात्कालिकता के दबाव में दीर्घकालीन प्रभावों का विश्लेषण इस पद्धति में उपेक्षित हो जाता है। विधेयवाद की इन सीमाओं के बावजूद हमें याद रखना चाहिए कि विधेयवाद ने विज्ञान और साहित्य को साहित्य इतिहास के चिंतन परंपरा में शामिल करने का द्वार खोला। इसलिए विधेयवादी दर्शन को समझना और उस पर विचार करना साहित्य के इतिहास दर्शन के लिए आवश्यक है।